हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में मैं आपको प्री बोर्ड मॉर्निंग सेशन में जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को मैं आज यहां कंप्लीटली सॉल्व करके दे रहा हूं। एंड तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि प्री बोर्ड में जो मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो फाइनल एग्जाम में उसमें 60 to 70% क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। और आज जो हम लोग मॉर्निंग सेशन का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चंस और इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आई कैन गिव यू गारंटी के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके आएंगे। ओके, यू विल बी एबल टू सॉल्व होल पेपर। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं और उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है रिलेशन सेट आपको गिवन है, ordered pair of elements such that first element is less than or equal to the second element where x and y all are real elements। तो देखते हैं ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक हो सकता है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये देखते हैं इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन ठीक रहेगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमारे पास दो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए और ये रिलेशन सेट से अगर बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ, तो ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। तो फंक्शन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं इसका। सिमेट्रिक में क्या होता है, if you have two elements a b belongs to our relation set and these two are real elements, okay, तो उसके लिए फिर क्या होएगा कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। इस कंडीशन के हिसाब से अगर ये रिलेशन सेट से बिलोंग करता है देन बी ए क्या इसके लिए होगा, फिर b इज लेस देन और इक्वल टू a। इसका मतलब क्या निकला कि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस है तो क्या सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से लेस होगा? नो, इट्स नॉट ट्रू। चेक कर लो आप किसी भी रियल एलिमेंट्स के लिए, मान लो 2 और 3 ले लेते हैं तो 2 3 से कम है, बट क्या 3 2 से कम है? तो ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। चलो रिफ्लेक्सिविटी है, सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिविटी के लिए चेक कर लेते हैं। फिर ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है कि अगर ए बी आर से बिलोंग करे, बी सी दो एलिमेंट्स आर से बिलोंग करें, देन ए सी भी आर से बिलोंग करना, आर मींस रिलेशन सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो पहले दो एलिमेंट्स को हम लोग दे लेते हैं कि ऐसे कोई दो एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 ले लेते हैं। 1 2 में रियल एलिमेंट्स ले रहे हैं हम लोग, 1 2 से लेस है तो ये कंडीशन चेक हो रही है। फिर 2 3 ले लेते हैं, ये भी रियल एलिमेंट्स हैं, तो 2 3 से लेस है तो ये कंडीशन भी चेक हो रही है। देन ए और सी, तो क्या ए सी भी आर से बिलोंग करेगा सच दैट 1 इज लेस देन 3, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए मैंने फिर आपको डिटेल में बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स। सीधा से याद रखना है आपने कौन सा इंटरवल इसमें होता है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड की तरफ चलते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 2 cross 2 and determinant of A is 5, then adjoint of A का determinant क्या होएगा? सीधा सा फार्मूला है, adjoint of A का अगर हमने determinant निकालना है तो जो मैट्रिक्स का determinant है उसकी n-1 कर दो, यानी कि जितना ऑर्डर है उसमें से माइनस कर दो 1। ठीक है, तो हमारे पास determinant कितना है 5, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 2 और 2 में से 1 माइनस कर दो तो 5 पावर 1 इज 5। तो आंसर कौन सा आया? सी ऑप्शन is the right option। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में he is asking you, we have two given matrix, each element is equal to each element of the second matrix,
राइट। तो a11 इज इक्वल टू a11 और वो कह रहा है कि आपने y वेरिएबल की वैल्यू यहां निकालनी है, y एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले a11 एलिमेंट को a11 एलिमेंट के बराबर कर देते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू 2 एलिमेंट इज इक्वल टू 2 एलिमेंट, तो x की वैल्यू तो आ गई। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दो, 3 माइनस 2y इज इक्वल टू -5। 3 को राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो -2y इज -8, y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। यू हैव द फिफ्थ पार्ट इज फ्रॉम योर लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में से। तो यहां गिवन है कि ये फंक्शन गिवन है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ m इज, m की वैल्यू पता करनी है हम लोगों को। तो यहां कॉन्टिन्यूअस के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो यहां हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं, x अप्रोचेस टू 0 एंड द फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन इज साइन ऑफ 8x डिवाइड बाय 5x और फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 0 कितनी है, f0 की वैल्यू जो है दैट इज m, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि यहां साइन का जितना एंगल होता है उतना ही नीचे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, और लिमिट x जो है वो भी उतने एंगल के अकॉर्डिंगली 0 को अप्रोच करनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं फिर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन 8x है। अब मैं डिनोमिनेटर में भी क्या कर रहा हूं, 5 को तो मैंने बाहर निकाल लिया और यहां 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 से डिवाइड कर दिया। अब ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 5 वैसे का वैसे तो वही फंक्शन दोबारा आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों बनाया, अभी मैंने आपको बताया कि जितना यहां साइन का एंगल होगा उतना ही नीचे डिवाइड होना चाहिए। अब अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब क्या होएगा कि कितना भी मल्टीप्लाई कर दो साथ में तो भी वो 0 को अप्रोच करेगा। दिस मींस 8x आल्सो अप्रोचेस टू 0, तो यहां 8x आल्सो अप्रोचेस टू 0। तो वैल्यू कितनी आई, ये वाली वैल्यू कितनी आई है, ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, दैट इज 1 इंटू 8/5। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 8/5। तो अपना टोटल आंसर बनता है इसमें बी इज द राइट आंसर। सिक्स्थ पार्ट की ओर चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट में कह रहा है इफ y इज इक्वल टू e पावर log ऑफ x देन dy बाय dx इज। देखो बच्चों, ये प्री बोर्ड का पेपर जब हुआ था उससे पहले, इमीडिएट पहले जो मैंने आपको सैंपल पेपर, जो गैस पेपर मैंने आपको डाला था, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस बनाए थे, मुझे इंटरेक्शन मिला और जो बच्चों ने बड़े सीरियसली उस पेपर को किया था इस प्री बोर्ड के पेपर आने से पहले, मेरे को लगता है कि 1-2 दिन पहले मैंने जो है इसका गैस पेपर आपको डाला था। एज इट इज क्वेश्चंस अब भी मुझे याद आ रहे हैं, एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं, इवन स्टेटमेंट भी उनकी सेम थी, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे एज इट इज रिपीट हुए थे वहां। ओके, तो मैं यही आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि अब भी आप सीरियस हो जाएं और इस प्री बोर्ड का पेपर जो मैं आपको पीछे वाले सैंपल पेपर्स मैंने आपको डाल दिए हैं, होल पेपर जो मैंने आपको डाले 3-3 घंटे के, उनको अच्छी तरह से कर लो आप, ठीक है। और मुझे फिर आके जब पेपर आपका हो जाएगा तो बताना आपके जो मैंने आपको गैस दिए हैं, गैस क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से आपको कितने मार्क्स का आया। दैट इज आल्सो मोटिवेटिंग फॉर मी। ओके, तो मैं और ज्यादा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। ओके, तो यहां 6th पार्ट है हमारे पास। 6th पार्ट में y इज इक्वल टू e पावर log x देन dy बाय dx इज दिस। तो e और log आपस में कैंसिल हो जाता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी x, तो dy बाय dx कितना आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो c इज द राइट ऑप्शन। 7th पार्ट, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक सर्कल है और उसकी जो रेडियस है दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन क्या है, हमें मान लेते हैं कि रेडियस जो है दैट इज r, तो गिवन है dr बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, पर सेकेंड है, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस क्या होएगा, इसमें से 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है उसको c से डिनोट करते हैं हम लोग, कितना होता है 2πr। अब उसका रेट ऑफ चेंज हम निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकालना है, तो dc बाय dt ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो 2π एज इट इज, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और कितना गिवन है 2π एज इट इज, dr बाय dt इज 2, तो कितना आ गया 4π मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसका सर्कमफ्रेंस इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन, इज द सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 8th पार्ट की ओर चलते हैं। वेरी इजी, ऐसे क्वेश्चंस कितनी बार मैं आपको करवा चुका हूं, मैंने आपको कितनी बार पहचान भी बताई है कि यहां टेंजेंट और कॉट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, साइन और कॉस भी हो सकते हैं। तो सीधा सा आंसर आप कैसे देंगे, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे आप,
जो अपर लिमिट है उसमें लोअर लिमिट जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर आंसर। तो π/4 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अगर इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास हो तो। 9th क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों, dx ओवर 1 + x², 0 to 1। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्री बोर्ड का पेपर आने से पहले भी करवाया था। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास 1/1 tan इनवर्स ऑफ x, और हम लोग लिमिट पुट कर देंगे अब 0 to 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स 1 इज π/4, tan इनवर्स 0 इज 0, तो हमारा आंसर जो आएगा दैट इज π/4, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10th पार्ट की ओर चलते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार कितनी बार किया है? 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है, तो ऑर्डर कितना होगा इसका? 2। और अगर डिग्री आ जाती है तो इसी मैक्सिमम ऑर्डर की पावर दिखा करते हैं हम लोग कितनी है, तो इसकी डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है, राइट। 11th पार्ट है हमारे पास, इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर देन a डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। तो यहाँ a डॉट a का मतलब क्या है कि ये वेक्टर का स्क्वायर हुआ, तो ये अपने मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 12th पार्ट की ओर चलते हैं। 12th पार्ट है हमारे पास, नेम ऑफ द इनइक्वालिटी। अरे कितनी बार आ गया यार, ये तो पिछली बार मैंने आपको जब क्वेश्चन करवाया उसमें ये इसको हमने प्रूफ भी किया है। तो इसका नाम क्या है? एज यू नो, काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। 13th पार्ट है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आता ही आता है आपको। तो जिस पॉइंट में से पास कर रही है ना, जैसे ये पॉइंट हो गया हमारे पास, तो यहाँ पॉइंट क्या है? ये ऊपर वाला फैक्टर जो नंबरेटर का फैक्टर है उसको आप 0 के बराबर करके पॉइंट निकाल लो, तो पॉइंट आ जाएगा 5, 3 और -3। और जो डिनोमिनेटर में आपको नंबर्स गिवन होते हैं दैट विल गिव यू द डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं आपके पास? -4, 5 और -8। अब इससे मिलके आपको एक वेक्टर इक्वेशन बनानी है। वेक्टर इक्वेशन होती क्या है? वेक्टर इक्वेशन जो होती है दैट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लैम्डा या म्यू मान लीजिए। यहां क्या होता है? ये वेक्टर बनता है उस पॉइंट से जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, और बी वेक्टर आपको देता है डायरेक्शन रेशियोज। तो कितना इजी हो गया ना फिर ये। तो यहां जो पॉइंट है उससे पहले वेक्टर बना लो, तो क्या बनेगा? 5i 3j -3k। तो पहले 2 ऑप्शन तो फिर नहीं बनेंगे, तो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में देखो 5i 3j -3k, तो सी और डी हमें लग रहा है कि हो जाएगा। लेकिन अब डायरेक्शन रेशियो भी बनानी है हम लोगों को, तो डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगी? -4i 5j -8k। ये देखो ये बन गया, ये नहीं बना, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। 14th पार्ट की ओर चलते हैं। कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑलवेज लीनियर। जब हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस समय जो कंस्ट्रेंट्स आती हैं वो ऑलवेज लीनियर इक्वेशन होती हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं। फिर उसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस बना के लाइन ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, है ना, तो ऑलवेज लीनियर होती हैं। 15th पार्ट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज 1/5, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? इसका फार्मूला है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नोमरेटर में, और जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में, डिवाइड कर दो, ये हो गया 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 3/8 है, तो 1/5 इंटू 8/3 यानी कि 8/15। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं बच्चों, ये थे आपके पास MCQs। फटाफट से अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, उसको फटाफट से हम लोग इनकी ब्लैंक पार्ट जो है वो आंसर करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1 है ना, cos 0 1 होता है, तो cos इनवर्स 1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज 3x2 देन द ऑर्डर ऑफ A डैश कितना हो जाएगा? ट्रांसपोज, है ना, तो इसका कितना होगा? 2x3। ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इफ y इज इक्वल टू cot x, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था ऑलरेडी प्री बोर्ड का पेपर आने से पहले ही, तो dy/dx आपके पास हो जाएगा -कोसिकेंट स्क्वायर x। अब x इक्वल टू π/4 पे देखना है हम लोगों को, dy/dx। देखो कोसिकेंट जो है वो साइन का जो है अपोजिट है, तो साइन π/4 जो होता है दैट इज 1/2 ठीक है ना। तो कोसिकेंट π/4 कितना हो जाएगा? 2 है ना, बाहर माइनस एज इट इज है उसको रखते हैं और 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा? -2। तो -2 इसका आंसर बनेगा,
राइट। चलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ ये वाले जो वेक्टर होता है वो तो पॉइंट से मिलता है, जिस पॉइंट से लाइन पास करती है, और जो पैरामीटर के साथ में लिखा होता है वो आपको डायरेक्शन रेशियोज देता है। तो इसका बनेगा, इनके आईजे के कोएफिशिएंट लिख लो आप 4 1 1। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको प्री बोर्ड का पेपर आने से पहले करवाया था, एज इट इज क्वेश्चन है, देखो है ना। इफ अ डाइस इज टॉस वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर हाफ ही होती है। कैसे, देखो डाइस शो करेंगे, उसमें टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा एक डाइस के लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें ऑड नंबर कितने हैं, फेवरेबल केस 1 3 और 5, तो 3 आपके पास फेवरेबल केस हो गए ऑड नंबर के लिए, है ना। 3 फेवरेबल केस है, टोटल कितने हैं 6, तो कितना आ गया 1/2, ये आ गई 1/2 प्रॉपर्टी। इवन नंबर के लिए देखना है तो फेवरेबल केस कितने हैं 2 4 और 6, तो 3 ही फेवरेबल केस हैं, टोटल केस जो है वो 6 है, उसकी भी हाफ है, बस याद रख लेना। तो ये था बच्चों अपने पास 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसी में चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स इज 2 3 5 एंड बी मैट्रिक्स इज 4 7 2, देन यू हैव टू प्रूव दैट ए बी मल्टीप्लाई करें फिर डैश करें या बी डैश ए डैश करें मल्टीप्लाई में तो बराबर आएगा। सबसे पहले फिर आप ए बी कर लो, ठीक है। यहां करते हैं फिर क्वेश्चन थर्ड, ए बी मल्टीप्लाई करो फटाफट से 2 3 5 और यहां करेंगे तो 4 7 2। ये कितने ऑर्डर की है, 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है। यहां से पता लग जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जो आंसर आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 1। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करो चलो, है ना। 2 8 21 और 10, ठीक है। 8 7 21 और 5 दूनी 10, 2 3 5 4 7 2 कितना आ गया 31 और 8 कितना हो गया 39। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है। इसका अब आपने ट्रांसपोज करना है, क्योंकि इसका अब ए बी जो मैट्रिक्स हम लोगों ने निकाली उसका एक ही एलिमेंट है, 1 क्रॉस 1 ही है, तो ट्रांसपोज होकर भी तो वही एलिमेंट आएगा ना। तो ट्रांसपोज करेंगे तो 39 ही आ जाएगी। चलो अब बी डैश ए डैश करते हैं, ठीक है। बी डैश ए डैश, तो बी का भी ट्रांसपोज कर दो, एक कॉलम थी तो ये एक रो बन जाएगी, ये एक कॉलम थी तो एक रो बन जाएगी 2 3 5, ठीक है। अब ये कितनी है 1 क्रॉस 3, ये कितनी है 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका भी एक ही एलिमेंट आएगा। चलो अब मल्टीप्लाई करो फिर, 4 8 21 और 10, अरे वही आ गया, कितना आया 31 और 8 39, ठीक है। तो बी डैश ए डैश किया तब भी बराबर ही आ गया, तो ये प्रूफ हो गया, फिर दिस इज वेरीफाइड। क्वेश्चन फोर्थ की ओर चलते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट, आपको ये दोनों जो फंक्शन वैल्यू गिवन है फंक्शन की वो कॉन्टिन्यूअस है। अरे तो फटाफट से बस इनकी वैल्यू को आपस बराबर कर दो ना। ये लेस, यहाँ से आपको लेस देन 3 वाली लिमिट है और यहाँ से ग्रेटर वाली लिमिट है, तो यहाँ लेफ्ट लिमिट ले लेते हैं, x अप्रोचेस टू 3 माइनस fx। ये मैं क्वेश्चन फोर्थ करवा रहा हूँ, और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, ठीक है, दिस इज fx। तो चलो फटाफट से इनको बराबर कर देते हैं हम लोग। फंक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं आप, एट f इक्वल टू 3, तो वो यहाँ से निकल आएगी, इक्वल साइन है ना। तो चलो लेस वाली लेते हैं फिर, ax लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस फंक्शन की वैल्यू आएगी ax प्लस 1, ठीक है। यहाँ आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, 3 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू है bx प्लस 3, और इक्वल 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस 1। तो यहाँ 3 फुट कर देते हैं हम लोग, 3a प्लस 1 आ गया। चलो अब यहाँ भी लिमिट सॉल्व कर देते हैं हम लोग, 3a प्लस 1 यहाँ पुट करेंगे तो 3b प्लस 3, x की जगह पे हम लोगों ने 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब 3 को इधर कॉमन कर लेते हैं, a माइनस b और यहाँ 2 आ गया, तो a माइनस b आ गया 2/3। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। यहाँ इसको आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ इसको ऐसे लिख दीजिए, a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। ये मांग रहा था वो। चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन का, जो हमारे पास इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है। इंटरनल का मतलब है यहाँ ये लिमिट वाले चैप्टर में से है, टॉपिक में से है, और यहाँ ये डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में से आ गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं फिर। फाइंड dy by dx if you have given this
सो यहाँ इस और वाले फंक्शन में यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इफ यू हैव गिवन दिस इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है बच्चों, जिसमें x और y जो हैं वो मिक्स होते हैं, उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह का फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बस कर दो, फिर दोनों तरफ आप लोग डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ करेंगे x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, 3x स्क्वायर प्लस 4x y एज इट इज रखा, ठीक है। यहाँ चेन रूल लगाएंगे हम लोग, 2x स्क्वायर और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ भी चेन रूल लगेगा। सबसे पहले हम लोग -3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 3y स्क्वायर आ गया। फिर -3x को रखेंगे और y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और अब y क्यूब का डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए अब जो बगैर dy बाई डी एक्स वाले हैं उनको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं, और जो dy बाई डी एक्स वाले हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स हम रखते हैं और dy बाई डी एक्स जो है वो कॉमन कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स ये मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ आ गया प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ आ गया -6xy और यहाँ आ गया प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली टर्म्स जो हैं ये वाली भी ये राइट हैंड साइड में चली जाएंगी, ये हो जाएगी -3x स्क्वायर प्लस है ना, वो राइट हैंड साइड में आ जाएगी -4xy और ये हो जाएगी प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ये ऊपर वाली टर्म्स तो वैसे रखते हैं, ठीक है, कोई आपको कॉमन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। 3x स्क्वायर -4xy प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस टर्म, दिस होल फैक्टर -2x स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय दिस होल फैक्टर 2x स्क्वायर -6xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक। सो दिस इज योर dy बाय डी एक्स। तो क्वेश्चन 5th की ओर चलते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x -1 डिवाइड बाई e पावर x प्लस 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 5th क्वेश्चन, देखिए इसको ऐसा बना लेते हैं हम लोग, e पावर x -1 ओवर e पावर x प्लस 1। अब मैंने क्या किया, एक प्लस किया और एक माइनस कर दिया, ठीक है, और ये dx एज इट इज। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5th। अब यहाँ क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से, e पावर x प्लस 1 एक फैक्टर बना लेते हैं, एक टर्म बन जाएगी हमारे पास, और ये जो माइनस और माइनस हो जाएगा -2। मैंने क्या किया, e पावर x -1 तो ऑलरेडी था, तो एक प्लस और एक माइनस कर दिया, जो प्लस वाली टर्म है उसका एक पेयर बना लिया, और जो माइनस और माइनस जुड़ के -2 हो गया, और डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब क्या करें, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 dx -2 1 ओवर e पावर x प्लस 1 इंटू dx। अब क्या करेंगे, अब आपने e पावर x से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ये तो हो जाएगा चलो x, ठीक है, -2, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को e पावर x से डिवाइड कर देना है, तो 1 ओवर ई एक्स, यहाँ आ गया 1 प्लस 1 ओवर ई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। दिस इज योर e पावर x, राइट। अब हम लोग इसको पुट करते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सेट कर लेते हैं, x -2 e पावर -x 1 प्लस e पावर -x, ये 1 ओवर था ना, तो e पावर -x कर लिया मैंने। अब e पावर -x को आप सब्स्टिट्यूशन के तरीके से हम लोग इसको पुट करते हैं। सेकंड, देखो फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन था वो तो सॉल्व हो चुका है, तो वो तो एज इट इज रहेगा। सेकंड वाले में मैं पुट कर रहा हूं e पावर -x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, -e पावर -x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो e पावर x -x dx इज इक्वल टू -dt। तो यहां पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा फिर, x एज इट इज, -2 भी एज इट इज, और यहां इसकी जगह पर आ जाएगा -dt और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस टी आ गया, 1 प्लस टी को आप पुट कर दीजिए, 1 प्लस 2 1 ओवर दिस, तो ये आ गया log ऑफ 1 प्लस टी प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x एज इट इज 2 log
t की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने यहाँ कंसिडर करी थी, 1 ओवर e पावर x है ना, तो 1 ओवर e पावर x आ गया। यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं या इसका एलसीएम ले लो तो थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा, 2 log ऑफ ex प्लस 1 ओवर ex, ये भी कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन 5th में इंटरनल चॉइस है विद इन इंटीग्रल चैप्टर। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था ऑलरेडी, चलो फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5th, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। चलो इसको पहले होल स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, ये कैसे देखो ध्यान से। तो dx या 18 के 2 टुकड़े कर लो आप लोग, माइनस 6x प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9। अब ये तो आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया फिर, dx डिवाइडेड बाय ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और प्लस 9, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बन गया हमारे पास, है ना, इंटीग्रेशन का, अपना टेंजेंट इनवर्स का। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना है, 3, तो 1 ओवर 3 टेन इनवर्स ऑफ x की जगह x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय a इज 3 प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया आपका, सिंपल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन 6th में कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर ओवर 25 प्लस y स्क्वायर ओवर 16 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। का रफ सा फिगर हम लोग बना लेते हैं। You have this ellipse, major axis is 25, okay, 5 square a square n, और minor axis is 4 and 4, okay, तो क्योंकि b स्क्वायर होता है यहाँ हमारे पास, this is our x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2b आ जाता है, ये 2a आ जाता है, ये है हमारे पास y। चलिए अब इसको हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। एरिया हमारे पास क्या आएगा, और वो कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो एरिया इज y dx। अब y की वैल्यू निकालिए इसमें से इन टर्म्स ऑफ x, तो y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 25। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, मैंने एलसीएम ले लिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4/5, ये 16 राइट हैंड में चला जाएगा और उसका अंडर रूट ले लेंगे हम लोग, और इनसाइड द ब्रैकेट मेरे पास आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू छोड़ रहे हैं और ओनली फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ द एरिया जो मांग रहा है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मांग रहा है। ओके, टेकिंग वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होते हैं। चलो अब इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन निकालने से पहले इसकी लिमिट्स भी निकाल लें। फिर इन लिमिट्स के लिए हम लोग इस होल एरिया को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, और इसको पूरे एरिया जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया हम लोग को निकालना है उससे कवर अप करते हैं। सबसे पहले इस वर्टिकल स्ट्रिप को हम लोग y एक्सिस पे लेके आएंगे, तो x की जो लिमिट होएगी दैट इज 0। अब इसको पूरा कवर अप करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ 0 to 5 कवर अप हो रही है, तो उसके लिए आप यहाँ x की वैल्यू अपने पास 5 आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ मेरे पास जो लिमिट्स आती हैं दैट इज योर x 0 to 5। अब यहाँ मेरे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स, that is x a square minus x square under the root divided by 2 plus a square by 2 sin inverse of x by a। तो इसको इससे मैच करिए आप, यहाँ a square है 5 स्क्वायर, तो यहाँ मेरे पास फार्मूला ये बनेगा x इंटू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस a स्क्वायर मीन्स 25 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a यानी कि x बाई 5, और अब लिमिट हम लोग लेंगे फ्रॉम 0 to 5। चलिए अब पुट कर देते हैं इसको, और आउटसाइड द ब्रैकेट यू हैव 4/5। इसको अब सॉल्व करेंगे, 4/5 एज इट इज रखेंगे, राइट, और लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ।
x की जगह पर, तो यहां आ गया 5 और 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 क्यों है 5/5 जब पुट करेंगे तुम लोग, ये मैंने पुट कर दी अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, यहां 0 पुट करेंगे 0 इंटू समथिंग इज 0/2 प्लस 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स 0 होता है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 एज इट इज, ये हो गया 0, यहां आ गया 25/2 इंटू π/2, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, और दूसरी ब्रैकेट में ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 माइनस 0 ये हो गया। ठीक है, चलो अब यहां इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ये 2 और 2 यहां 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो गया, तो यहां हमारे पास आंसर जो आया 5 पाई स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ दिस एलिप्स इन आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर वो कहता है कि चारों के चारों क्वाड्रेंट में आपको एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 20 पाई। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन 6th। चलिए क्वेश्चन 7th की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमें कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। Find the rate of change of its surface area at the instance when its radius is 3 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, एक स्फेरिकल बलून आपके पास गिवन है और उसका वॉल्यूम बता रहा है कि भाई इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। ये आपके पास एक स्फीयर हो गया, उसकी रेडियस जब 3 सेंटीमीटर होएगी तो उस समय आपको उसके सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है हमारे पास द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप मान लो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड कैपिटल एस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून। ठीक है, तो हमें और क्या गिवन है, फिर गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो dv/dt इज इक्वल टू 20 क्यूबिक सेंटीमीटर बाय सेकेंड। ये आपको गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, r भी गिवन है, रेडियस r इज 3 सेंटीमीटर इस क्यूब का। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहां से हम लोग एक रिलेशन निकाल लेते हैं ऑफ dr/dt का। तो वॉल्यूम ले लीजिए फिर। वॉल्यूम होता क्या है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, तो dv/dt निकाल लेते हैं। dv/dt निकालेंगे तो 4/3 पाई और r क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3r² इंटू dr/dt। अब dv/dt कितना गिवन है आपको, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर बाय सेकेंड। ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर हम लोग dr/dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 3 से कैंसिल हो गया, 4 पाई आ गया, और यहां आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू पुट करेंगे तो r² 9 हो गया, तो ये आ गया अपने पास 9, और dr/dt मैंने निकालना है, तो dr/dt निकालूंगा तो ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, 20 4 से कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा, और बाकी सब डिवाइड हो जाएंगे, तो 5/9 पाई मेरे पास वैल्यू आ गई dr/dt की। ये मैंने निकाल के रख ली, ये आ गई है सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर वॉल्यूम इस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस इस हिसाब से इंक्रीज कर रही है 5/9 पाई हिसाब से। लेकिन अब निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। इस बैलून का सरफेस एरिया इंक्रीज आपको बताना है किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, रेडियस इस हिसाब से इंक्रीज कर रही है, तो जब रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो एस मैंने जैसे सरफेस एरिया निकाला है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r²। ठीक है, ये अपना सरफेस एरिया होता है। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लीजिए, देखिए किस हिसाब से ये इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज कर रहा है। ds/dt निकालना है हम लोग, कितना हो गया 4 पाई एज इट इज, यहां आ गया 2r, r का डेरिवेटिव करेंगे तो dr/dt। देखो dr/dt जो हमने निकाला वो यहां यूज हो जाएगा, तो कितना आया फिर 4 पाई और 2 एज इट इज, तो ये हो गया 8, यहां 8 पाई। ठीक है, r की वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू हमें 3 गिवन है
और डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल लो 5/9 पाई। ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 ये 9 3 से कैंसिल हो गया, और कितना आ गया फिर ऊपर 8 और 5 40/3, और क्योंकि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो उसका एरिया किस हिसाब से फिर इंक्रीज कर रहा है 40/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन 7th, 8th और 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द 8th क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इंक्रीजेज। इंक्रीजेज के लिए एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फटाफट से पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स जो आएगा दैट इज 6x² माइनस 6x माइनस 12। यहां से 6 कॉमन कर लेंगे तो यह आएगा x² माइनस x माइनस 2, इसके फैक्टर करेंगे x प्लस 1 और x माइनस 2। देखिए मल्टीप्लाई करिए दोनों आपस में, x² माइनस 2x प्लस x तो माइनस x आ जाएगा, 1 और माइनस 2 ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया भी था प्री बोर्ड जब पेपर हुआ तो उससे पहले वाले जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। अब एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं और देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी। तो x की वैल्यू आएगी, इट विल गिव्स यू x माइनस 1 और 2। तो अब हमारे पास पता लग रहा है कि भाई कौन सा इंटरवल हम लोग इसमें से ले सकते हैं। तो नंबर लाइन पे अगर देखें हम लोग -∞ टू +∞ अगर हम लोग देखें तो आपके पास x की वैल्यू एक तो है -1 और यहाँ है 2, तो अपने पास 3 इंटरवल बन जाते हैं। -∞ टू -1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे -1 टू 2 के लिए, और फिर लास्टली हम लोग चेक करेंगे 2 टू ∞ के लिए भी क्या क्या बनता है इसका। तो -∞ और -1 के लिए एफ डैश एक्स ले लो। फिर फटाफट से क्या आता है, लेस देन 0 आता है कि ग्रेटर देन 0 आता है। -∞ और -1 के बीच में कोई नंबर लो, नेगेटिव नंबर ही होगा ना, तो कोई भी नंबर मान के चलो आप, -2 ले लो या -3 ले लो, चलो -2 ले लेते हैं। तो 4x = -2, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई, एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो मैं यहाँ क्या पुट कर रहा हूँ -2, तो 6 एज इट इज। यहाँ -2 पुट करूंगा, माइनस और -2 और +1 कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ -2 पुट करूंगा, -2 और -2 हो जाएगा माइनस, तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस। प्लस का मतलब है एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इस इंटरवल में एफ एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया है, ठीक है। अब चलो -1 और 2 के लिए देखते हैं इस इंटरवल के लिए, तो इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, 0 ले लेते हैं, ठीक है, -1 और 2 के बीच में। तो फिर दोबारा से एफ डैश एक्स को चेक कर लो आप। अब फिर यहाँ पुट करते हैं 0, यहाँ भी 0, तो 6 एज इट इज। फर्स्ट फैक्टर में मेरे पास आया प्लस, और दूसरे फैक्टर में 0 पुट करेंगे तो कितना आ गया माइनस, कितना आ गया नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आया, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। चलो अब 2 और इन्फिनिटी के बीच में देखो कोई भी पॉइंट ले लो आप, 2 और इन्फिनिटी के लिए हम लोग x3 ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स देखो फिर दोबारा से यहाँ 3 पुट कर रहे हैं, 3 और 1 4, कितना आया प्लस। यहाँ पुट कर रहे हैं 3 और -2, कितना आया 1, यानी कि वो भी प्लस आया। तो प्लस मल्टीप्लाइड विद प्लस विल गिव यू प्लस। तो यहाँ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया है, यानी कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो अब पहले और तीसरे जो इंटरवल है उसके लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और दूसरे के लिए डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वो मांग क्या रहा था, वो तो ऐसा फंक्शन ऐसा इंटरवल मांग रहा था जिसके लिए फंक्शन इंक्रीज करता हो। तो बस फिर जो फर्स्ट और थर्ड है उनका आप यूनियन कर दो। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर, फर्स्ट है हमारे पास -∞ टू -1 यूनियन विद 2 टू ∞। यह है आपका टोटल आंसर। ये था आपके पास 8th क्वेश्चन। चलिए अब इस सेक्शन बी को खत्म करने जा रहे हैं, 9th क्वेश्चन में चलते हैं। 9th क्वेश्चन में 2 आपको वेक्टर्स गिवन है और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस मांग रहा है। वेरी इजी, ठीक है। बाकी थोड़े चलो बीच में तो हमारे पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गए हैं। और 9th क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बच्चों मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं
और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब आपने किया हुआ है और आपको लग रहा है कि भाई मुझे इस चैनल के कंटेंट में से सर जो अपना एक्सपीरियंस हमें दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो जल्दी से 2 मिनट निकालिए और अपने इस चैनल के कंटेंट को आप और बच्चों को भी जिनको ज़रूरत है, जिनको कहीं और से कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं मिल पा रहा, उनको आप शेयर कर दीजिए थ्रू योर व्हाट्सएप चैनल, थ्रू योर टेलीग्राम ग्रुप या चैनल जो भी आपका है जिसमें आप कांटेक्ट में हैं। जल्दी से उन बच्चों को आप शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो पाए। ओके, तो चलिए फटाफट से 9th क्वेश्चन में चलते हैं। ए क्रॉस बी कर लें फटाफट से। तो ए क्रॉस बी विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट आई जे के, यहां आ गया 2 3 -1, ये तो निकालना आता है आपको, है ना। इनके कोफिशिएंट ले लो आप, है ना, इसके भी कोफिशिएंट ले लो, 1 -1 3। चलो फटाफट से इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। रो 1 से इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, 9 और -1 8 माइनस जे, ठीक है, 6 और 1 7 प्लस के, -2 और -3, ठीक है, माइनस के 5, कितना आ गया हमारे पास 8i -7j -5k। चलो इसका मॉडुलस निकाल लो आप। मॉडुलस आ जाएगा अपने पास 8 8 क्या करना क्या है भैया, मॉडुलस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है ना, अंडर रूट और i j k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो कितना आ गया 64 प्लस 49 प्लस 25 अंडर द रूट। तो ये है बच्चों आपका ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो आपको 9th के फर्स्ट पार्ट में मांग रहा है। अब इसका इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हमारे पास है, तो वो भी कर लेते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, राइट। तो यहां ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, सीधा सा फार्मूला आपके पास होना चाहिए, बस सीधा आंसर आ जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दिस इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है उसका मॉडुलस नीचे। तो पहले इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आप कर दो। तो आई डॉट आई 7 14, जे डॉट जे -3, के डॉट के -3 डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉडुलस, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आप चाहें तो मॉडुलस वैल्यू ले सकते हैं। 3 और 3 6, तो ये आ गया 8, 49 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 59 अंडर द रूट, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके पास सेक्शन बी। ए और बी सेक्शन मैंने करवा दिया है। चलिए अब सी सेक्शन की ओर चलते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जहां आपको मिलेंगे और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज you have given a function from set of real numbers to set of real numbers and that function is defined by fx is equal to 9x minus 2 by 5 और इसे हमें प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो क्योंकि ये 4 नंबर का है तो आप इसको पूरा जो है आप एक सिंपल एक एग्जांपल नहीं ले सकते, इसको आप पूरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रूव करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन 10 हम लोग शुरू करते हैं। फिर 1 1 एंड ऑन टू हमें प्रूफ करना है, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 देखते हैं। यहाँ फंक्शन हमें गिवन है, ओके, एंड हेयर यू हैव 2 वैल्यूज, 2 डिफरेंट वैल्यूज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस कोडोमेन सेट, ओके। तो वैल्यू पुट करते हैं। फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास 9x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ जो गिवन फंक्शन है उसमें हम लोग पुट कर रहे हैं 9x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, this 5 will get cancelled, so you have 9x1 minus 2 equal to 9x2 minus 2, this 2 will get cancelled, dividing both sides by 9, so you have x1 is equal to x2। तो यहाँ जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनकी इमेज हम लोगों ने इक्वल करी तो वो एलिमेंट्स भी बराबर आ गए, और इनिशियली हम लोग उन एलिमेंट्स को डिफरेंट लेके चल रहे थे, ओके। तो यहाँ क्या मतलब बना, यहाँ मतलब बना कि द गिवन फंक्शन fx इज 1 1, तो एक बात प्रूव हो गई। अब अगर ये इमेजेस बराबर ना होती तो एलिमेंट्स भी बराबर नहीं आने थे, ओके। तो इसका मतलब ये है कि सेम इमेजेस हैव सेम एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, तो 1 1 होता है उसका, ओके। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं दैट fx इज इक्वल टू y एंड y बिलोंग्स टू आवर रेंज,
ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो वैल्यू यहाँ है हमारे पास 9x माइनस 2 डिवाइड बाई 5। नाउ कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग, ये मैं डिलीट करने लगा हूँ एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव हेयर कि ये 1 1 हो चुका है। चलिए अब यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y। ओके, ये दो राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये हो गया 5y प्लस 2, x इज इक्वल टू 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9। ओके, अब fx निकाल लेते हैं, तो यहां आएगा हमारे पास fx इज इक्वल टू, fx क्या गिवन है, अब क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या लेनी है 5y प्लस 2 डिवाइड बाय 9, तो जहां x है वहां x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, ये 9 और x की वैल्यू मैंने पुट करी 5y प्लस 2 बाय 9, और 9 बाहर है, माइनस 2 है। अब ये 9 विल गेट कैंसल्ड विद दिस, इन द नोमरेटर यू हैव 5y प्लस 2, यहां माइनस 2 डिवाइड बाय 5, दिस 2 विल गेट कैंसल्ड विद दिस, 5 will get cancelled with this and you will left with y। इसका मतलब क्या बना कि अगर हम लोग x को y की टर्म्स में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आती है, जो कोडोमेन है दैट विल बी इक्वल टू द रेंज। तो इसका मतलब क्या बना कि फंक्शन जो है दैट इज ऑन टू, तो 1 1 पहले प्रूव किया हम लोगों ने, ऑन टू ये हो गया। तो ये 2 2 नंबर के 2 पार्ट्स इसमें बनते हैं, 1 1 एंड ऑन टू। सो यू हैव दिस 4 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जो आज हम लोग इस वीडियो में प्री बोर्ड मॉर्निंग का जो हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, इसमें भी अगर आप देखेंगे जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी बच्चे ने सीरियसली वो इवनिंग का प्री बोर्ड जो मैंने पिछले मेरे 2-2.5 घंटे वाले क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको दिया है, सारे का सारा पेपर मैंने सॉल्व करके दिया है, अगर आप वो पेपर कर चुके हैं और उन क्वेश्चंस को अगर आप यहाँ मैच करते हैं तो आपको पता लगेगा कि हूबहू जो मॉर्निंग में प्री बोर्ड पेपर हुआ ये वाला, और जो इवनिंग सेशन में, कई स्कूलों में इवनिंग सेशन भी चलता है ना, तो कई इवनिंग सेशन में जो प्री बोर्ड पेपर हुआ वहां क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज रिपीट हुए हैं। जैसे मैं आपको यहां बता देता हूं, और यहां अब क्योंकि मैं इवनिंग वाला जो आपको कंप्लीटली पेपर जो है वहां करवा चुका हूं मेरे पिछले वीडियो में, तो वो मैं यहां अब रिपीट नहीं करवाऊंगा। हाँ, उसका लिंक जो है मैं यहां आपको डाल दूंगा उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, उस पर्टिकुलर वीडियो का जो प्री बोर्ड इवनिंग का हम लोग डाल चुके हैं, उसका लिंक मैं यहाँ आपको जो क्वेश्चंस यहां रिपीट हो रहे हैं उनका मैं लिंक डाल रहा हूं, ताकि आप वहां उस पेपर में जाके सीरियसली उन क्वेश्चंस को भी कर लो। क्योंकि अगर इन 2 पेपर में प्री बोर्ड में जो पेपर हुए हैं, अगर वहां वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बताया कि प्री बोर्ड मॉर्निंग और प्री बोर्ड इवनिंग का जो पेपर आता है, उन दोनों पेपर को मिला के आपके फाइनल एग्जाम में भी 60 to 70% क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। इसका मतलब आपके फाइनल एग्जाम जो पेपर है उनके क्वेश्चंस आपके सामने ही हैं, ये मान के चलो आप, तो अच्छी तरह से कर लो, कोई भी क्वेश्चंस आपको स्किप नहीं करना। हाँ, अब जैसे ही मैं यहाँ आपको जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने वहाँ कर दिए हैं, आप उन क्वेश्चंस को वहाँ जाके इनको करो अच्छी ढंग से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एज इट इज़ यू कैन टेक अ पिक ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट प्रॉब्लम एंड पोस्ट मी। ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर योर प्रॉब्लम। ओके, तो जैसे यहाँ अब क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन में देखिए, ये दोनों ही पार्ट्स जो हैं, दोनों पार्ट्स मैंने इवनिंग प्री बोर्ड में दोनों आपको मैंने करवा दिए हैं। इवनिंग प्री बोर्ड वाले मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, और मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है लिंक भी डाल रहा हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन को इवनिंग प्री बोर्ड वाले पेपर में जाके आप इसको कर पाएँ। ओके, चलते हैं अब 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन का भी जो फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से देखिए, ये मैं इसको करवा देता हूँ, ये डिफरेंट है उस इवनिंग वाले प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जो इसका और पार्ट है ये हम लोग कर चुके हैं। तो ये इवनिंग प्री बोर्ड का बिल्कुल सेम है। चलिए, जब इसकी बारी आएगी तो हम इसको बात करेंगे। फिर अब हम लोग चलते हैं यहाँ 12th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो 12th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करने के लिए एज इट इज, इसके साथ का क्वेश्चन था वहाँ हमारे पास, लेकिन चलो ये डिफरेंट है इसलिए मैं करवा देता हूँ। तो ये इसको हम लोग u मान लेते हैं, इसको हम लोग v मान लेते हैं, तो y इज दिस। तो dy बाय dx हमें निकालना है, तो क्या आएगा du बाय dx प्लस dv बाय dx। इसका मतलब u का x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, और v का भी आपको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ये चीज़ है आपके पास। तो u और v मैंने मान लिए हैं। ओके, तो यहाँ पहले u को हल कर लेते हैं, वेयर u इज इक्वल टू x पावर। हाँ, इतना जरूर है, ये क्वेश्चन हम लोग किसी और, आप ध्यान से देखो, क्योंकि 5 सैंपल पेपर्स मैंने
पहले भी आपको करवाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये रिपीट हो रहा होगा। चलिए, अब मुझे भी ध्यान नहीं है और हो सकता है कि आप से स्किप हो गया हो, तो मैं यहाँ इसलिए उसको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेंगे, जैसे हम लोगों ने इवनिंग प्री बोर्ड वाले पेपर में भी किया था। ये है 11th ए और बी पार्ट जो है वो सेम है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 12th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोनों तरफ लॉगरिथम ले लिया मैंने। यहाँ आ जाएगा टेंजेंट ऑफ एक्स आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और लॉग एक्स हमारे पास आ जाएगा। ये कौन सा फार्मूला मैंने लगाया है, ए पावर बी। लॉगरिथम अगर लें तो पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, दोनों तरफ अब डेरिवेटिव कर दीजिए। 1/u du बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट, अब चेन रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ओके, तो टेंजेंट एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, फिर लॉग एक्स एज इट इज, टेंजेंट एक्स का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब u को राइट हैंड साइड में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, दिस इज आवर 1 du बाई डी एक्स। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमारे पास ये है x पावर टेंजेंट ऑफ x, और इनसाइड द ब्रैकेट you have tangent x over x plus secant square x into log of x. This is our equation number 2. ये हम लोगों को कहाँ पुट करनी है, ये हम लोगों को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है du by dx की वैल्यू। चलिए अब v ले लेते हैं। v हमारे पास क्या फंक्शन है, v is cos of x पावर x। दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए आप, तो log of v जो आएगा that will be x log of cos of x। चलिए अब फटाफट से डेरिवेटिव कर दो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा dv बाय dx। चेन रूल से करेंगे, सबसे पहले x को रखते हैं, log cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos x माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब log cos x को रख देंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। और अरे इधर भी तो हम लोगों ने log लेना था ना, तो इसका डेरिवेटिव किया हम लोगों ने, तो log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/v और v का हो जाएगा dv बाई dx। अब इसका किया हम लोगों ने, x को एज इट इज रखा, log cos का किया तो ये आ गया डेरिवेटिव, और log cos x को रखेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो dv बाई dx क्या आ जाएगा हमारे पास, dv बाई dx आ जाएगा। v को आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा cos ऑफ x पावर x, ठीक है, cos ऑफ x पावर x, और इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव माइनस ऑफ x टेंजेंट x प्लस log ऑफ cos x, ठीक। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 और 3 इक्वेशंस जो हमारे पास आई हैं वो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इक्वेशंस जो हमारे पास आंसर आए हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ऐड करेंगे, यू विल गेट योर टोटल आंसर। यहाँ आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज दिस फ्रॉम आवर इक्वेशन नंबर 1, x टेंजेंट ऑफ x, इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव टेंजेंट x ओवर x प्लस सीकेंट स्क्वायर x इनटू log ऑफ x। तो ये थी हमारे पास du बाई डी एक्स की वैल्यू। अब इसमें पुट करेंगे dv बाई डी एक्स की वैल्यू, log cos ऑफ x पावर x, log ऑफ cos x पॉजिटिव है, इसको आगे टर्म ले आते हैं, इस टर्म को हम लोग सेकंड टर्म बना लेते हैं, x माइनस x टेंजेंट ऑफ x। तो ये आपके पास टोटल आंसर आया, दैट इज dv बाई डी एक्स ऑफ योर 12th क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन इसके साथ का ही क्वेश्चन था हमारे पास इवनिंग प्री बोर्ड में। तो ये मान के चलिए अगर ये दोनों क्वेश्चन मान लीजिए एज इट इज सेम नहीं भी आते तो इनके साथ का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और मेथड बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। वैसे चांसेस यही है, 99% चांस है कि इन दोनों क्वेश्चन में ही कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास। ओके, चलो अब चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन 12th। देखिए मॉर्निंग वाले में जो क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन 12th का, इवनिंग प्री बोर्ड का आप चेक करके देख लो, यहां मैं लिंक डाल रहा हूं और वाले पार्ट में, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज सेम एज इवनिंग प्री बोर्ड पेपर, ठीक है, और उसका लिंक मैं आपको, क्योंकि वो मैंने पूरा करवा दिया था, यहां डालूंगा। इसका आंसर जो आएगा दैट इज -b/a। देखो मेरे को आंसर भी इसका याद है। चलिए 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13th क्वेश्चन था तो वहां इवनिंग प्री बोर्ड में वहां एक लीनियर फैक्टर था। अगर किसी बच्चे ने सीरियसली किया है तो मैं उसको वैसे एक तरह से रिमाइंडर दे रहा हूं। एक लीनियर फैक्टर था और एक था हमारे पास सेम फैक्टर की पावर 2 थी, ठीक है, और यहां 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, आपको पता ही है।
तो क्वेश्चन 13 के लिए आपके पास ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन है, x+1, x-3 और x-2, राइट। इसको आप लोग क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय x+1, b डिवाइडेड बाय x-3, c डिवाइडेड बाय x-2। अब मैंने आपको क्या कहा हुआ है, जब लीनियर फैक्टर्स हों तो सबसे पहले इन लीनियर फैक्टर्स को आप ना 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकाल लीजिए, 3 और 2। जैसे यहां से आ जाएगी -1, यहां से 3 और यहां से 2, ठीक है। अब जो वैल्यूज हम लोगों ने जिस फैक्टर से निकाली हैं उसको उसी वाली टर्म में नहीं पुट करना, बाकी दोनों में पुट करना है, ठीक है। तो यहां आपके पास फिर a की वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। ये निकाली है सेकंड से तो यहां पुट नहीं करनी, बाकी दोनों में पुट कर देनी है, फिर b की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब ये वाली लेंगे तो आपको थर्ड में नहीं करनी, इन दोनों में पुट करनी है, वो आ जाएगी c की वैल्यू। करनी कहां है आपको, बिल्कुल यहां इसमें कर लो आप। तो ये तो मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूं। एग्जैक्ट तरीका क्या है कि आप लोगों को अब दोनों तरफ कंपेयर करना है। पहले राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लो आप, फिर आपको x के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है, फिर a b c की वैल्यू निकालनी है। शॉर्टकट मेथड जब मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसको भरो फिर इसके अंदर, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहां पुट करेंगे -3 + 2 और यहां आ जाएगा x, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने पुट नहीं करना, यहां पुट करना है -1 और -3 हो जाएगा -4 और यहां पुट करेंगे तो -3, ठीक है। तो टोटल जो वैल्यू आपके पास सॉल्व होने के बाद आएगी वो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक। यहां ऊपर आया -1, नीचे आया +12 और x+1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, फिर इसका मतलब a की वैल्यू आई -1/12, ठीक है, बिल्कुल। अब b की वैल्यू निकाल लीजिए। b की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसके अंदर क्या पुट करना है, यहां 3 नहीं पुट करना, फर्स्ट और थर्ड वाले फैक्टर के अंदर पुट कर देना है आपको। तो यहां पुट करो फिर 3, 9 + 2 इनके अंदर, और यहां पुट करेंगे 3 और 1 4, x-3 फैक्टर के अंदर नहीं पुट करना, और यहां 3 पुट करेंगे, 3 - 2 1। सॉल्व होने के बाद क्या आ गया, 11/4 x-3। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई ये 11/4, ठीक है। चलो अब c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c के निकालने के लिए 2 को पुट करना है, फर्स्ट 2 फैक्टर्स में कर दो, तीसरे फैक्टर में ना करो। तो 2 को यहां पुट करेंगे, 2 6 और 2, यहां 2 पुट करेंगे 3, यहां 2 पुट करेंगे -1 और यहां पुट नहीं करना। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8 - 3 × x-2। तो ये वाली जो वैल्यू आई ये आई आपकी c की वैल्यू। c है आपके पास -8/3, ठीक है। तो a b c की वैल्यू अब आ गई हैं, a b c की वैल्यू आ गई, तो अब कहां पुट करेंगे, इन टर्म्स के अंदर यहां पुट कर दो। तो a b c की वैल्यू जब हम लोगों ने पुट करी तो ये प्लस माइनस में हो गया ना, साथ में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी लेते चलो फटाफट से। तो पहले क्या पुट किया, -1/12, कहां पुट किया ये, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी कर देंगे, चलो इंटीग्रेशन भी कर दो, dx, ठीक है। यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, dx और dx। a b c की वैल्यू भी पुट कर दो, और यहां मेरे पास बचा x+1, ठीक है। b की वैल्यू क्या पुट करिए, 11/4, ठीक है, दिस इज आवर dx, और इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन x-3 dx। और तीसरी c की वैल्यू क्या आई है, -8/3, 1/x-2 × dx। चलो ये तो बहुत इजी हो गया, जस्ट फटाफट से अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। ये आ गया -1/12 log of x+1 + 11/4 log of x-3 -8/3 log of x-2 plus a constant of integration। वेरी इजी, राइट। तो ये बच्चों यहां वैल्यू पुट करने के बाद प्लस एडिंग ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यू हैव दिस कंप्लीट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, चलो 14th क्वेश्चन जरा देख लो फटाफट से। 14th क्वेश्चन अगर आपके सामने लिंक आ रहा है तो जरा इवनिंग प्री बोर्ड का पेपर खोल के देखना, जो मैंने सोल्यूशन आपको दिया है क्वेश्चन 14th का। और आपको क्या पता लग रहा है, आपको ये पता लग रहा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी सेम है, ये वाली कंडीशन भी सेम है, सिर्फ इसमें फर्क है। उसमें क्या था, उसमें था आपके पास x - y < 0, यहां है x - 2y < 0, बस इतना फर्क है। तो इतने फर्क के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन रेफर कर रहा हूं
कि ये आप ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई एज इट इज इन प्री बोर्ड इवनिंग पेपर, ठीक है। एंड कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स कि आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है या नहीं किया है, राइट। एज इट इज हमारे पास हैं ये प्री बोर्ड के पेपर में। चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 में जो और पार्ट है वो तो बिल्कुल सेम है। चलिए इसके पास आते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट करना पड़ेगा हमें क्योंकि इवनिंग में एज इट इज नहीं है। तो चलो ये हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए, दिस इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन 15, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आप जो है पहले डिवाइड कर लीजिए बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा dy प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए अब बोथ साइड्स dx से डिवाइड कर लो। से डिवाइड करेंगे तो dy बाय डी एक्स प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप बन गई है? दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। किस टाइप की होती है वो? dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें p और q क्या है? दीज आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, x के फंक्शंस हैं ये। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा हमारे पास e पावर p dx, यानी कि e पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नोमिनेटर में 2x है, तो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में है। तो यहां इसका सीधा फार्मूला बन जाएगा, नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये होता है लॉग ऑफ फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ई और लॉग एक्स कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। यहां मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है कि अगर इंटीग्रेशन में ऊपर डेरिवेटिव हो न्यूमरेटर में, नीचे उसका फंक्शन हो, तो ये हमारे पास उसका फार्मूला है। इस फार्मूले को मैंने यहां यूज किया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। चलिए अब सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यू इज कॉट ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो हमारे पास केवल cot x बच गया है। cot x का इंटीग्रेशन करना है हम लोगों ने, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो cot x का बच्चों इंटीग्रेशन बिल्कुल डायरेक्ट है, log ऑफ sin x। बस अब कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, log ऑफ sin x प्लस दिस, और लेफ्ट हैंड साइड में है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन आवर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 और पार्ट देखते हैं बच्चों। और पार्ट आप ध्यान से देखिए, अगर आपके सामने इवनिंग प्री बोर्ड का पेपर, जैसे यहाँ आपको लिंक नजर आ रहा है, तो उसमें जरा खोल के देखिए। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज हूबहू सेम क्वेश्चन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 0 का। ये वाला क्वेश्चन मैंने जब करवाया तो उसका आंसर जो आया था मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा उसमें एक काम करना रह गया था। देखिए चले सबसे पहले हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आया था टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट। यहां मैंने आंसर छोड़ दिया था वहां उसका, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा उसमें ऐड करने वाला है उस क्वेश्चन में भी ये ऐड कर लीजिएगा। यू हैव गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब इसका पर्टिकुलर वैल्यूज देने का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर वैल्यू देने का मतलब होता है कि जो आप यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल ऐड कर रहे हो, उसकी वैल्यू इन पर्टिकुलर वैल्यूज की हेल्प से निकाल लो और फिर दोबारा पुट करो उसमें। अब यहां क्या कह रहा है? y और x 1 है, तो y और x 1 कर दो फिर, है ना। ये कंडीशन हम लोग यहां लगा देते हैं। अप्लाइंग ये लिख सकते हैं व्हेन x is equal to 1,
व्हेन x इज इक्वल टू 1 यू हैव गिवन दैट y इज इक्वल टू 1, तो पुट करते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस c, log 1 इज 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स इज पाई बाय 4, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है, तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो होगा वो पाई बाय 4 की वैल्यू आ जाएगा, तो पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है, यहां पुट कर देते हैं, तो इसका जो टोटल आंसर हमारे पास अब बनता है, इसको बोलते हैं, ये था हमारे पास जनरल आंसर, जनरल सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहां कई बार स्टेटमेंट चेंज हो गया जाती है, भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, तो यहां वो कहेगा सॉल्व दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसका मतलब सेम होएगा, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो आपने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डाला है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालो, आप कौन सी वैल्यूज के लिए, गिवन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए पर्टिकुलर वैल्यू निकालो, x और y की पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, उसके लिए फिर c की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाय x दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस पाई बाय 4, सो दिस इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन पर्टिकुलर कंडीशंस और पर्टिकुलर वैल्यूज। ओके, तो ये था आपके पास 15 क्वेश्चन, जिसमें जितना ऐड करना था वो मैंने ऐड कर दिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने एज इट इज जैसे आपको बताया कि आपका इवनिंग का प्री बोर्ड का एज इट इज सेम क्वेश्चन है। चलते हैं 16th क्वेश्चन की ओर, और ध्यान से फिर वही बात आ गई है, 16th क्वेश्चन कंप्लीटली एज इट इज, ये सारे का सारा दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट 4 नंबर का और पार्ट 4 नंबर का, ये बिल्कुल सेम है। इसका भी लिंक मैं आपको यहां डाल रहा हूं, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। 16th क्वेश्चन इवनिंग प्री बोर्ड सेम एज इवनिंग प्री बोर्ड पेपर, ठीक है, वहां से कर लेना इसको। जो मैं आपको लिंक डाल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ रहा हूं, आपने नहीं छोड़ने, ना मैं छोड़ रहा हूं, मैंने आपको करवा दिए हैं। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ ये देखिए, मैच करिए, और आपको इससे मेरी बात पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि सर सही कह रहे हैं कि इवनिंग और प्री बोर्ड के, इवनिंग प्री बोर्ड और मॉर्निंग प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें वो आपस में भी सेम हो जाते हैं कई क्वेश्चंस, और उनका फाइनल पेपर के ऊपर भी काफ़ी इंपैक्ट होता है, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये था बेटा बच्चों आपको आपके पास सेक्शन सी जो मैंने आपको अभी खत्म करवाया है। ओके, इस क्वेश्चन को करिएगा, कहीं भी, फिर भी मैं वही कह रहा हूं, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डेफिनेटली हैव गुड इंटरेक्शन विद मी। ओके, चलो सेक्शन डी कर लेते हैं फटाफट से, इसको भी अब खत्म करते हैं, क्योंकि इनमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मुझे नजर आ रहे हैं कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड में आप ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके बताना है। अब इसको खोल के देख लो फटाफट से आप, इवनिंग ये वाला क्वेश्चन और इसका जो और पार्ट है उसमें ए पार्ट ये सेम है, सेम एज इवनिंग प्री बोर्ड, इवनिंग प्री बोर्ड पेपर, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट चलो मैं करवा देता हूं, ये मैंने वैसे आपको एक बार किसी और क्वेश्चन पेपर में करवाया था, वो मैं यहां करवा देता हूं आपको, राइट। चलिए, इसमें आपको क्या करना है, आप ए मैट्रिक्स गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है 2 पावर में, और आपको एफ ए निकालना है। तो एफ ए जरा निकाल के देखो इसमें फटाफट से, आपके पास क्या आएगा, एफ ए आएगा, यानी कि एक्स की जगह पे आपको ए मैट्रिक्स पुट करनी है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स का फंक्शन बन चुका है, ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज नॉट अ सिंपल नंबर, तो 3 का मतलब है 3 इंटू आई, आई इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही आई मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको लेना है। अब यहां से क्या मतलब बना, यहां से ये मतलब बना कि आपको सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है, ए इंटू ए, यानी कि सेम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके एक अलग मैट्रिक्स आपको निकालनी है, दैट इज ए स्क्वायर। तो यहां है 5 7 8 और 6, 5 7 8 और 6, तो पहली कॉलम को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। तो रो और कॉलम वाइज हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 और 56 प्लस 25 दैट इज योर 81, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 35 और 42, 35 और 42 विल बी 77, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 40 और 48 तो 88 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 56 और 36 दैट इज 92, 8 इंटू 7 और 6 इंटू 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। चलो अब इस मैट्रिक्स फंक्शन में हम लोग इसको पुट कर देते हैं और हमारे पास फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी 81, 77,
तो फंक्शनल वैल्यू का मतलब है एक हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 92, ठीक है, माइनस ए इज द गिवन मैट्रिक्स 5 7 8 6, ठीक है, प्लस 3 आई मैट्रिक्स कौन सी लेंगे, दो ऑर्डर की 1 0 0 1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 0 0 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो, उसमें से ये मैट्रिक्स माइनस कर दो, करने के बाद टोटल आंसर जो आएगा, टोटल जो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास आएगी दैट विल बी 79, ठीक है, 70 80 और 89, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एफ ऑफ ए। करके देख लीजिए, 81 और 80 तीन हो जाएगा 84, उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 79, 77 प्लस 0 माइनस 7 तो 70, 88 माइनस 8 80, 92 प्लस 3 95, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 89। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन 17। ये दो पार्ट जो हैं आप इसमें से आप ट्राई करिए, मैंने ऑलरेडी इसको करवा दिया है, एज इट इज है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, अरे वेरी गुड। ये भी आप देखिए, इवनिंग का प्री बोर्ड फटाफट से उठाकर देख लो आप, ये भी सेम है, ये नीचे तक सेम है। 18th क्वेश्चन सेम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जैक्टली, इक्वेशन भी सेम है, ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का हम लोगों को एरिया निकालना है भाई वो भी सेम है, ठीक है, सेम एज अवर इवनिंग प्री बोर्ड, ठीक है, प्री बोर्ड पेपर। तो यहां से इसको आप पक्का कर लीजिएगा, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन सेम है। 18th क्वेश्चन लिंक आपको यहां स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। चलते हैं 19th क्वेश्चन की ओर। अब 19th क्वेश्चन और उसका भी प्री बोर्ड इवनिंग का भी 19th क्वेश्चन आप निकाल के देखिए, उसमें क्या फर्क नजर आएगा सिर्फ आपको। यहां जो है सिर्फ एक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, फाइंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर है यहां, और वहां देखो वहां सर्कुलर कोन है, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वहां मैंने आपको कोन का क्वेश्चन करवाया है, यहां आपको जो है स्फीयर के अंदर जो है वो सिलेंडर है। तो इसका जो फिगर बनता है वो देखिए यहां इस तरह से ऐसे बनेगा, बाकी तो लगभग सेम है वहां क्वेश्चन। ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी की रेडियस 30 सेंटीमीटर है, इसके अंदर हम लोगों को जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर इंस्क्राइब करना है। तो ये है हमारे पास सिलेंडर जो हमने इस स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया है, ठीक है। इसकी हाइट पता करनी है हम लोगों को, ये इसकी हाइट है, ठीक। तो इसकी हाइट हम लोग मान लेते हैं h, ठीक। दिस इज आवर सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की जो रेडियस है दैट इज 30 सेंटीमीटर, यहां भी 30 सेंटीमीटर हो गई है हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल R से, जैसे आप वहां कोन वाले क्वेश्चन में देखेंगे उसमें भी हम लोग कैपिटल R हम लोगों ने माना था। तो यहां R है तो ये भी R हो गई, यानी कि डायामीटर ऑफ द स्फीयर, ओके, 2R। ये मान लेते हैं हम लोग द डायामीटर, या चलिए इसमें 2R, या चलिए स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉल r इज द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ये स्मॉल r जो है मैंने डायामीटर, यहां आप ध्यान से देखना, ये मैंने डायामीटर माना है यहां से लेके यहां तक। ये देखिए a, p और ये c, यहां पर लिख देते हैं जो जो बातें हम लोगों ने यहां सपोज करी हैं। लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, और कैपिटल R की वैल्यू हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। जिन लोगों ने वो वाला क्वेश्चन कर लिया इसको बड़ा इजी लगेगा उनको। स्मॉल r इज द डायामीटर ऑफ, या फिर इसको x ले लीजिए, है ना, और r रेडियस ले लेंगे, या चलो जो ले लिया अब ठीक है। r इज द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर, तो रेडियस उसके आधा हो जाएगी ना, फिर रेडियस कितनी हो जाएगी, फिर रेडियस इज r/2, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है। एंड h इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ सिलेंडर। ये सब ले रहे हैं हम लोगों ने
कंसिडर कर ली हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच इज इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो हाइट हम लोगों ने निकालनी है, एच की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, राइट। अब वॉल्यूम ले लीजिए, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसका सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। होता कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां रेडियस का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितनी है हमारे पास, पाई, रेडियस है r बाय 2, क्योंकि हमने स्मॉल r को यहां जो है डायमीटर मान लिया है, तो r बाय 2 ले लेंगे। फिर r बाय 2 स्क्वायर h, यहां कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बाय 4, ठीक है, ये आ गया। अब चलते हैं यहां इस जो हम लोगों ने यहां स्मॉल r माना है उसकी वैल्यू निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल B इज 90 डिग्री, देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये। तो इसमें AC जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज, AB इज बेस एंड BC इज परपेंडिकुलर यानी कि हाइट। तो फिर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर का मतलब है कैपिटल 2R, है ना, ये R और ये R, 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 कैपिटल R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग यहां पुट करते हैं, तो आपको जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी दैट इज पाई बाय 4, R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, यहां आ जाएगी 4R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H। अब इस सभी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर H, 4 से 4 कैंसिल, ये अंदर यहां आ जाएगा पाई H क्यूब बाय 4। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मैक्सिमम जांचना है हमें, तो जांचने के लिए क्या होता है, हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यहां फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के बराबर करेंगे, dv बाय dh यहां पुट करेंगे, यहां डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, तो पाई r स्क्वायर, और यहां करेंगे तो माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4। और अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर वी ओवर डी एच स्क्वायर भी निकाल लीजिए, तो ये तो हो गया 0, माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये आएगा 6 पाई एच डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, यानी कि माइनस 3/2 पाई एच। H नेगेटिव हो नहीं सकता, हाइट है, पाई भी नेगेटिव नहीं होता, माइनस आ गया है, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या निकला कि V इज मैक्सिमम। तो आधी बात प्रूफ हो गई है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, जो हम लोगों ने सिलेंडर इंस्क्राइब किया है उसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है। अब क्या निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमने हाइट निकालनी है सिलेंडर की, तो हाइट बस निकाल लो। फिर यहां अब dv बाय dh को 0 के बराबर पुट कर दो आप, यहां आ जाएगा मेरे पास पाई r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 पाई h स्क्वायर बाय 4। ये पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। h स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है, तो यहां आ गया 4r स्क्वायर बाय 3, है ना। h स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। चलो दोनों तरफ इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर बाय 3, एच का जाए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 2/3 अंडर रूट इंटू r, कैपिटल R की वैल्यू कितनी गिवन है 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को आप जो है इसमें तोड़ सकते हैं इसको, तो 2/3 अंडर रूट, इसको आप ले लीजिए 10 गुणा 3, और 3 को आप यहां 3 वर्गमूल लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर द रूट, है ना। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, और टोटल आंसर जो हमारे पास आया दैट विल बी 10 into 2, that will be 20 into 3 under the root. This is the height of the right circular cylinder of maximum volume. ये हमने यहां से प्रूव कर दिया,
ठीक, तो ये था क्वेश्चन जो उससे थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट क्या था? उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है, बट द इंस्क्रिप्शन ऑफ विद इन द स्फीयर इज दैट ऑफ अ कोन इंस्टेड ऑफ सिलेंडर। ओके, वहां कोन है, यहां सिलेंडर है, तो ये डिफरेंट था एग्जैक्टली। वैसे तो क्वेश्चन सेम ही है। चलिए अब एक और डिफरेंट क्वेश्चन यहां हम लोग कर लेते हैं। लॉग ऑफ cos x 0 to π/2, 19th क्वेश्चन और पार्ट। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ के क्वेश्चंस भी आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन 19th और पार्ट। तो बच्चों ये वाला जो 19th क्वेश्चन है इसका और पार्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपके पास लॉग ऑफ cos x का क्वेश्चन आ जाता है, लिमिट याद रखिएगा 0 to π/2 होनी चाहिए, या 0 to π/2 लॉग ऑफ sin x का अगर क्वेश्चन आ जाता है, दोनों क्वेश्चन एज इट इज सेम है, दोनों के स्टेप्स सेम है, दोनों का आंसर सेम है। तो इसलिए आपने ये देख के घबराना नहीं है कि दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, चाहे लॉग cos आता है चाहे लॉग sin आता है। स्टेप सेम है, करने का तरीका सेम है, आंसर सेम है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तब भी आपको वही आंसर देना है, जब आपको ये क्वेश्चन आता है तब भी आपको सेम स्टेप्स बताने हैं। ओके, तो चलते हैं फिर। इस क्वेश्चन को मैं सेपरेटली यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखिए जैसे मैंने यहां बताया, चाहे log sin x है चाहे log cos x का स्टेप सेम है। चलिए अब हमें ये गिवन है तो मैं इसको i मान लेता हूं। लेट i इज द गिवन इंटीग्रेशन जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। 0 to π/2 log of cos x dx। यहां ये क्वेश्चन जो है ये उन बच्चों को ही आ पाएगा जिनको डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो हमें 7-8 प्रॉपर्टीज गिवन है, वो प्रॉपर्टीज यहां लगेंगी। तो भाई फ्री के 6 नंबर हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज आप याद कर लेते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी जाएगा। लगता है बहुत, वैसे थोड़ा लेंथी है, डिफिकल्ट है, लेकिन इजी है। तो 0 to π/2 log of cos x। अब आपने यहां इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगानी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि इफ यू हैव अ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a fx dx, दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट में से वेरिएबल माइनस करिए। अगर दोनों का आंसर fx ही आ रहा है माइनस करने के बाद भी, तब आप उसको ऐसा कर सकते हैं। fx को हम लोग अपर लिमिट में से वेरिएबल माइनस करके दिखा सकते हैं, दोनों इंटीग्रेशन का आंसर सेम रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या है? 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x, a इज द अपर लिमिट। तो यहां भी मैंने वही किया, 0 to π/2, π/2 इज द अपर लिमिट, और fx क्या है? log of cos x। तो log cos x में x की जगह पे अपर लिमिट माइनस वेरिएबल कर दिया हम लोगों ने। तो cos of π/2 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, cos π/2 माइनस x क्या होता है? sin x। तो यहां क्वेश्चन चाहे इधर से आता है, मान लीजिए यहां sin है, तब भी आपने ये स्टेप लिखना है, sin of π/2 माइनस x, तो क्या आ जाएगा? cos x। यहां cos है, तब भी आपने ये स्टेप किया तो क्या आ गया? sin x। तो log cos x और log sin x की दोनों टर्म्स जो हैं, दोनों इंटीग्रेशन हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब है क्वेश्चन सेम है, चाहे ये आ जाए चाहे वो आ जाए। ओके चलो, अब i क्या था? ये था। प्रॉपर्टी लगाने के बाद i क्या बन गया? ये बन गया। तो इसका मतलब i जो है वो 0 to π/2 log cos x के बराबर भी है, और i जो है वो 0 to π/2 log of sin x dx के बराबर भी है। दोनों सेम है, इसका कहने का मतलब ये है। चलो i की वैल्यू ये भी निकाल ली, i की वैल्यू ये भी निकाल ली। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to π/2 कॉमन आ गया, बाहर सेम इंटीग्रेशन है दोनों का, log cos of x प्लस log of sin x। इंटीग्रेंट्स जो हैं वो आपस में जुड़ गए, और इसके ऊपर मैंने ये लॉगरिथम का फॉर्मूला लगा दिया, log of m प्लस log of n, दिस इज इक्वल टू log of mn। ठीक, तो log of mn का मतलब है log of cos x sin x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई होने के बाद 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर दिया। क्यों? क्योंकि नोमरेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 sin x cos x का फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा वाला। ओके, तो 0 to π/2 log एज इट इज, और नोमरेटर में बन गया मेरे पास sin 2x डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। ठीक, थोड़ा सा लेंथी है, जब आप इसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा फिर। ठीक है, स्टेप कम टाइम लगेगा, ठीक, मेरे समझाने से भी कम टाइम लगेगा आपको। और क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, 1 और 2 को ऐड किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी i और i जुड़ गए, दोनों ही i थे, तो 2i आ गया। तो 2i इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास? 0 to π/2 log of sin 2x डिवाइड बाय 2 इंटू dx। अब log of m बाय n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है? log of m माइनस log of n, जो डिवीजन में है वो माइनस log of n हो जाएगा। ये क्या बराबर है? 2i। तो इसको मान लिया अब हम लोगों ने sin 2x को i1, और ये वाला जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन आया ये log 2 का, इसको हम लोगों ने मान लिया i2, और ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3। अब इनको सेपरेटली हम लोग सॉल्व करते हैं। i1 क्या है? 0 to π/2 log of sin 2x। अब sin 2x को हम लोगों को सॉल्व करना है, और इसको i1 के बराबर i ही ले आना है, i ही ले आना है। i1 इज एक्चुअली सॉल्व होने के बाद
आई ही है, चाहे साइन है चाहे कॉस है, सेम है आई। देखो कैसे प्रूव करते हैं। अब ये जो डबल एंगल है इसको आप लोगों ने एक सिंगल एंगल मान लेना है, यानी कि 2x को आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सब्स्टिट्यूट करिए सम अदर वेरिएबल। तो 2x को मैंने ले लिया t, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt बाय 2, तो dt बड़ा 2 आ गया हमारे पास। अब लिमिट देखो, क्योंकि हम लोग x वेरिएबल को t वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, तो जब x 0 है तो t भी 0 है, और जब x पाई बाय 2 है, यहां पाई बाय 2 करेंगे 2 इंटू पाई बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई, t की वैल्यू आ जाएगी पाई। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 यहां पुट करेंगे तो t आ जाएगा पाई। तो फिर ये वाला इंटीग्रेंड जो x में था वो क्या बन गया, 0 टू पाई, लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट पाई बाय 2 थी, यहां हो गई पाई इन टर्म्स ऑफ t। तो log ऑफ साइन t, ये 2x की जगह पे हम लोगों ने t पुट कर दिया, और dx की जगह पे आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को आप बाहर ले लीजिए, ये 2 मैंने यहां से काट के, यहां से मैं काट दिया मैंने इसको, और इसको जो है हम लोग आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन ले आते हैं। ठीक, अब ये 1/2 तो एज इट इज है। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसके ऊपर फिर एक प्रॉपर्टी लगाइए आप। क्या प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस करें और वो एज इट इज फंक्शन आ जाए, देन द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a fx dx विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपर लिमिट जो है वो हाफ हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छी तरह से समझ लो, अदरवाइज यहां आके फिर रुक जाओगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहां हमारे पास फंक्शन क्या है, log ऑफ साइन t। log ऑफ साइन t में जो t वेरिएबल है, अगर मैं पाई में से t माइनस करता हूं, साइन पाई माइनस t, ध्यान से देखिए, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, कितना आ जाएगा, दोबारा साइन t आ जाएगा। तो log ऑफ साइन पाई माइनस t, ये log है, log ऑफ साइन पाई माइनस t इज इक्वल टू log ऑफ साइन t। तो अपर लिमिट में से अगर वेरिएबल माइनस करते हैं तो फंक्शन एज इट इज दोबारा आ जाता है। देखो ये फंक्शन आ गया एज इट इज। तब क्या करेंगे, अपर लिमिट को हाफ कर दो, पहले कितनी थी पाई, अब कितनी हो जाएगी पाई बाय 2। पाई होता है 180, पाई बाय 2 होता है 90, तो आधी होगी ना फिर, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आउटसाइड, ये देखो 2 मल्टीप्लाई हो गया, और जो अपर लिमिट 2a थी यहां आ गई a, हाफ हो गई, और फंक्शन एज इट इज fx सेम रहा। तो क्या रहा, log ऑफ साइन t इज log ऑफ साइन t। फर्क क्या पड़ा, पाई बाय 2, पाई से पाई बाय 2 हो गया और 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। ये 2 नीचे वाला कौन सा था, डिनोमिनेटर वाला, ये यहां था जब हमने ये साइन 2x बटा 2 लेके आए हैं ना, तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया था। बोलो समझ आ गया। अब ये क्या था, ये इसको मैंने i माना था ना, तो ये i1 हो गया हमारे पास, ये i1 माना था ना हम लोगों ने यहाँ, तो i1 की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 से कैंसिल हो गया, i1 की वैल्यू आ गई 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन x dx। अब आप कहोगे सर यहां तो t था, आपने यहां x क्यों पुट कर दिया, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का फिर एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है डेफिनेट इंटीग्रल की, 0 टू a fx dx, लिमिट चाहे a टू b हो या 0 टू a सेम है, तो लिमिट सेम रहेंगी आपके पास, वेरिएबल चाहे जितने मर्जी आ जाएं, तो x वेरिएबल की जगह चाहे t ले लो, चाहे इसकी जगह पर अगर लिमिट सेम है तो आंसर सेम आएगा, u du ले लो, चाहे a टू b f v dv ले लो, मतलब वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि आंसर सेम आना होता है। जब आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, जो भी आता है, जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी, उसमें जब लिमिट ही सेम पुट कर देनी है तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, तो यहां t वेरिएबल था, t की जगह दोबारा मैंने x पुट कर दिया, ये लिमिट एज इट इज रही 0 टू पाई बाय 2, और ये i1 का आंसर आ गया। अब ध्यान से मिला के देखो, i1 को नंबर 2 से मिला के देखो, 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन x dx, तो i और i1 आपस में, तभी मैंने देखो i1 की जगह दोबारा मैंने यहां i लिख लिया है, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन x dx, यानी कि जहां से चले थे वही आ गई हमारी i की वैल्यू। चलो अब यहां इसको संभाल के रखते हैं, अब चलते हैं हम लोग हमारा i2 सॉल्व करते हैं। i2 क्या है, 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ 2। ठीक है, तो ये मैंने यहां सॉल्व कर दिया इसको, i2 इज 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ 2, log 2 is constant, taking it outside the integration sign, here you have 1
1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट पुट करेंगे तो log 2 तो वैसे का वैसे, और पाई बाय 2 लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस 0 तो पाई बाय 2 log 2 आ गया, I2 का आंसर आ गया। ओके, अब थर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने ली थी जिसमें हम लोगों ने I को I1 और I2 में तोड़ दिया था, अलग अलग कर दिया था, दो मेंबर बना लिए थे, तो 2I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 क्या है? I1 I ही है क्योंकि हमने ये प्रूफ किया अभी, तो यहां तो I1 पुट कर देंगे, और I2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, दैट इज पाई बाय 2 log ऑफ 2। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो आप, तो 2I एज इट इज, I1 इज I, I2 की वैल्यू ये पुट कर देंगे, इस 2I लेफ्ट में है तो I को भी लेफ्ट में ले जाओ, 2I माइनस I इज I एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2। दिस इज योर आंसर। I क्या था? I ये था हमारे पास 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ cos x dx, या ये था 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन ऑफ x इंटू dx, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2। तभी मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपके पास चाहे log cos x आता है चाहे log sin x आता है, आंसर विल बी सेम, स्टेप्स आर आल्सो सेम। तो बच्चों ये था 19th क्वेश्चन ऑफ आवर प्री बोर्ड मॉर्निंग पेपर, जो मैंने आपको, अब ये मान के चलिए कि जो इवनिंग प्री बोर्ड का पेपर था उसमें मैंने एग्जैक्टली आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। यहाँ जो सेम क्वेश्चन है वो मैंने आपको लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप करिएगा, और जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कंप्लीटली सारे करवा दिए हैं। तो यहाँ बच्चों मैंने आपको मॉर्निंग प्री बोर्ड का पेपर पूरा कंप्लीट करवा दिया है, सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा एक्स्ट्रा माइंड में आ रहा है, जैसे यहाँ क्वेश्चन 18th है, प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b, a डॉट b मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू a मॉडुलस मल्टीप्लाइड विद द b मॉडुलस, दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड, उसने आपको जब मल्टीप्लिकेशन में था तो उसने आपको नाम भी पूछा था, इसका नाम भी बताओ, तो ये होता है काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये तो था काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जब आपके पास डॉट प्रोडक्ट हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो डॉट प्रोडक्ट में। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप ये प्रूफ करके बताओ, प्रूव दैट, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ठीक है, a प्लस बी मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस, ओके, b वेक्टर का जो मॉडुलस है वो आ जाए, तो इस इनइक्वालिटी को हम लोग पता है क्या कहते हैं? इस इनइक्वालिटी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो अगर ये आ जाए तो काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी तो आती है, आपको एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ, फर्क भी ध्यान रखना है अब आपको, अगर मल्टी डॉट प्रोडक्ट में है तो काउची है, और अगर प्लस में है तो वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब इसको प्रूव करना तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन 18, चाहे आप मॉर्निंग का प्री बोर्ड का मान लीजिए, चाहे आप इवनिंग प्री बोर्ड का क्वेश्चन मान लो, ओके। तो यहां से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार आपको यहां पता होना चाहिए, द स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला हम लोग यहां यूज करने वाले हैं, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में है, डॉट प्रोडक्ट में है, देन दैट इज काउची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और प्लस में है, मॉडुलस है साथ में, तो दैट इज योर ट्रायंगल इनइक्वालिटी। दैट इज योर ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए आपको एक बात यहां याद रखनी होगी, एक फॉर्मूला है हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, एंड आल्सो इसको यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, a डॉट a इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द वेक्टर। तो यहां ये बात हम यहां से शुरू करते हैं, फिर तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों, a प्लस बी मॉडुलस का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होएगा, a प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, और अब इसका मतलब क्या होएगा कि उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट। तो स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ये स्क्वायर ऑफ द वेक्टर है, ये स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड है, और ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है, ठीक। राइट हैंड साइड को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे, इसका मतलब a को a से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, a डॉट a प्लस a को b से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, b को a से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो a डॉट b, ये भी आपको पता है कम्यूटेटिव, b डॉट a
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a डॉट b, और b को b से डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग तो b डॉट b आ जाएगी, राइट। अब इसके ऊपर फिर अलग से ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a डॉट a इज दिस, तो यहां आएगा a मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b मॉडुलस स्क्वायर, राइट। द स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। यहां देखो ध्यान से, ये डॉट प्रोडक्ट आ गई है, ये वाली इनइक्वालिटी जो हम लोगों ने इस पेपर में प्रूव करी और इवनिंग वाले पेपर में प्रूव करी, वो यहां लगाते हैं यहां पर। दिस इज कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे इसकी, यूजिंग कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और वो इनइक्वालिटी क्या है, a डॉट b मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू a वेक्टर मॉडुलस और b वेक्टर मॉडुलस। ठीक है, a का मॉडुलस b का मॉडुलस, तो यहां पुट कर दो फिर इसको, तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू a वेक्टर a मॉडुलस प्लस 2 एज इट इज, और यहां आ जाएगा a मॉडुलस b मॉडुलस प्लस b मॉडुलस स्क्वायर। अब फिर देखो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू a मॉडुलस स्क्वायर, स्क्वायर नहीं टोटल स्क्वायर लगाएंगे हम लोग यहां पर, a वेक्टर मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस और होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, a मॉडुलस स्क्वायर b मॉडुलस स्क्वायर और 2 इंटू a इंटू b। ठीक, अब हमारे पास क्या बना, हमारे पास बन गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a वेक्टर मॉडुलस b वेक्टर मॉडुलस होल स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा फिर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ योर ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अच्छा, भूलना भी नहीं, 6 नंबर का क्वेश्चन भी मैंने करवाया यहां आपको, दिस इज यू कैन से कि देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मान के चलो कि 6 नंबर वाले में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यह 4 नंबर में भी आ सकता है, और 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूरा हो गया। वो क्या कि दोनों इनइक्वालिटी की आपको शक्ल पता लग गई है, दोनों इनइक्वालिटी की आपको टाइप पता लग गई है कि अगर मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट में है तो काउची है, और अगर प्लस में है, यहां प्लस है, तो यहां वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, ये पहचान है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी पक्का हो गया। तो ये था बच्चों मॉर्निंग सेशन का प्री बोर्ड के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। और जब आप क्वेश्चन अपने एग्जाम आप दे आएंगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किस तरह का आपका एग्जाम हुआ और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले। ओके, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन होगी, ताकि और जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अब +1 में थे अब +2 में आ रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी एक तरह का ये कॉन्फिडेंस पैदा करेगा कि इस चैनल पर उनको जो है शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं, और उनको ये मोटिवेट करेगा कि इस चैनल को वो फॉलो कर पाएं। ओके जी, तो मिलते हैं वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, सी यू, बाय बाय।